नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतेंदु का जो नाटक जो हम पढ़ रहे हैं अंधेर नगरी, उसकी भाषा शैली पर चर्चा करेंगे एक तो, और इसके अलावा अगर समय बचता है तो एक और प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। प्रश्न क्या है? भारतेंदुकृत अंधेर नगरी की भाषा शैली की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि इस नाटक के बारे में पहले भी हम 4 वीडियो देख चुके हैं। तो नाटक के कथानक, कथासार और तमाम बातों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि भाषा की दृष्टि से और शैली की दृष्टि से क्या विशेषता है इस नाटक की। तो भारतेंदु काल की जब हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य एक नई करवट ले रहा था। हिंदी साहित्य में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा था भारतेंदु के काल में। और उस समय जो काव्य की रचना होती थी, रीतिकाल की अगर हम बात करें, रीतिकाल का अवसान और उसके साथ साथ आधुनिक काल का उदय का ये समय था। और उस समय में जो काव्य भाषा थी वो खास तौर पे अगर हम बात करें तो ब्रजभाषा हुआ करती थी और अवधी में भी रचनाएं लिखी जाती थी। तो अवधी और ब्रजभाषा ये दो भाषाएं ऐसी हैं जिन्होंने पूरे मध्यकाल में यही भाषाएं प्रचलित थी काव्य भाषा के रूप में। खास तौर पे जब हम रीतिकाल में आते हैं तो श्रृंगार और सौंदर्य की रचनाओं के लिए केवल और केवल ब्रजभाषा का ही आधिपत्य रह जाता है और एक तरह से अवधि किनारे हो जाती है। इसके पीछे का कारण है और कारण हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि रामचरितमानस की रचना के बाद अवधि एक औदात्य से परिपूर्ण भाषा हो गई और उस भाषा में फिर उसी तरह की रचनाओं की प्रधानता देखने को मिली। और ब्रजभाषा की जो विशेषता थी, जो इसकी लयात्मकता, जो इसकी कलात्मकता थी और जो ब्रजभाषा का माधुर्य था, वो काव्य भाषा बनने के लिए काफ़ी उचित भी था। खैर, जिस खड़ी बोली का प्रयोग जनसामान्य के द्वारा किया जाता था उसका स्वरूप अब भी वैसा नहीं था। देखिए थोड़ा सा आधुनिक काल के इस संधि साहित्य में भारतेंदु एक और प्राचीनता के प्रेमी हैं और दूसरी ओर नवीनता के सूत्रधार भी हैं। मतलब प्राचीनता यानी कि ब्रज भाषा भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ खड़ी बोली भी देखने को मिलेगी। संस्कृत का प्रयोग भी मिलेगा जगह जगह पे शब्दों पे। देखिए खास बात यह है ना कि बड़ी सरल भाषा है इसकी, और सरल भाषा में कई भाषाओं का मिश्रण होता है। जैसा पात्र है वैसी भाषा का प्रयोग किया जाए तो उसको पात्रानुकूल भाषा कहते हैं। तो अंधेर नगरी में भाषा का नया रास्ता दिखाई देता है। अंधेर नगरी में भारतेंदु के द्वारा प्रयुक्त भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, गद्य और पद्य के लिए भिन्न भाषा का प्रयोग। अंधेर नगरी में जब आप देखिएगा तो गद्य और पद्य के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग किया गया है। महंत जी के उपदेशों, पदों और तुकबंदियों के लिए जो गीत वगैरह हैं उसमें खास तौर से जो प्रयोग किया गया है वो ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। जैसे ही आप देखिए, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबही न साई। तो ब्रजभाषा का प्रयोग भी करते हैं। महंत जी कहीं भी उपदेशात्मकता का सहारा लेते हैं जहां कहीं भी उपदेशात्मकता का सहारा लेते हैं वहां ब्रज भाषा की कोमल कांत विशिष्टता दिखाई देती है, लेकिन पात्रों के आपसी संवादों में खड़ी बोली का ही प्रयोग दिखाई देता है। और जो खड़ी बोली है वो थोड़ा सा परिवर्तित भी है। कैसे? बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे और क्या। भाषा देखिएगा। महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दोहाई है महाराज न्याय हो। तो भाषा में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण आप देंगे जब भी आप लिखेंगे भाषा शैली पर तो इन उदाहरणों का प्रयोग आप करेंगे। शब्द प्रयोग पे बात करते हैं तो भारतेंदु ने अपने नाटक में सभी प्रकार के प्रचलित शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। गद्यात्मक संवादों में ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण प्रयोग किया है। उसके साथ ही साथ फारसी और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग है। कैसे? तो हम एक एक करके देखते हैं। तत्सम शब्द का प्रयोग कहाँ है? जैसे नारायण, भिक्षा, आनंद, कवि, सिद्ध, कृष्ण, मुरारी, प्राण, धर्मात्मा, ये सब तत्सम शब्द हैं, इनका प्रयोग है। फिर तद्भव शब्द जैसे दरसाई, मुटाता, धर्म, मछरी, गाहक, ललचाए, ये सब क्या है? मुरई, ये सब तद्भव शब्द है। तत्सम तद्भव आपको पता होगा। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द और तद्भव मतलब संस्कृत से बिगड़े हुए जो शब्द हैं जिनका हिंदीकरण किया गया है। देशज शब्दावली का प्रयोग भी है, जैसे बम्बुक, बोदा, टिकस, चौपट, नैनुआ, गया, चाभना, गुटाना, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्दावली भी है, जैसे हिंद, काजी, हुकुम, कबाब, रैयत, उर्दू, फारसी, तमाम विचारधारा के शब्द, तमाम भाषा के शब्द हैं। फिर मुहावरे और लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग किया गया है। मुहावरे और लोकोक्तियों से क्या होता है? इसके प्रयोग से लाक्षणिकता भी आती है और साथ ही साथ गद्य को गतिशीलता मिलती है। तो भारतेंदु ने प्रयोग किया है। कैसे किया है? देखिए,
सबसे पहले तो लोकोक्ति के आधार पर नामकरण ही किया है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। मुहावरे की बात करें तो नाटकों में जो प्रयुक्त मुहावरे हैं उनका कुछ उदाहरण देखिए। यहाँ के लोग बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, मैं तो पिया के रंग न रंगी, ये सब क्या है, मुहावरे हैं। हाथ ही मलते रहोगे, दांत खट्टा हो गया, इन सब मुहावरों का प्रयोग किया गया है। आप और भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात लोकोक्तियों की बात करें तो गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे, न खाए तो जीभ काटे। ये क्या है, लोकोक्तियां हैं। जैसे काजी वैसे पाजी, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। इसके अलावा आंचलिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कैसे आंचलिक शब्दावली का प्रयोग है, तो देखिए भाषा, यहाँ पे देखिए इसको, इस सेंटेंस को देखिएगा। यद्यपि कोई भी भाषा और उसके शब्द किसी की बपौती को नहीं होते, पर कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग प्रायः पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। अंधेर नगरी के कुछ लोगों की भाषा भारतेंदु ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जैसे क्या है, उसमें आंचलिकता है। कैसे, तो अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, राम का नाम ले बेफायदा क्यों शोर करता है। तो ये सब क्या है, देशज शब्दावली है, आंचलिक भाषा के शब्द हैं। भारतेंदु ने कुछ ऐसे शब्द भी प्रयोग किए हैं जो प्रायः अब नहीं दिखाई देते। वो ही हई करे, ये सब शब्द अब प्रायः नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वह है पात्रानुकूल भाषा। अंधेर नगरी के सारे पात्र अपने वर्ग और अपने स्तर का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि प्रतिनिधि हैं। तो जो जैसा है उसकी भाषा में वैसा ही दिखाई देगा। जैसे उपदेशात्मकता का स्वर जहाँ पे प्रधान है वहाँ पे अलग गंभीर भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। महंत और शिष्यों के बातचीत से उनका स्वभाव स्पष्ट हो जाता है। घासीराम है, कुंजड़ीन है, जो पाचक वाला है, नारंगी वाला है, सबके अपनी अपनी भाषा है। जैसे नारंगी वाला की भाषा देखिए, उसमें दोहरे शब्द हैं। जैसे भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिया के रंग नारंगी, मैं तो मूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी। वैसे ही शराब के नशे में डूबे रहने वाले चौपट राजा की भाषा में मूर्खता दिखाई देता है। जैसे वो क्या कहता है, देखिएगा आप यहाँ पे, क्यों बे कोतवाल तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली, कि गडरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेचा, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। अब देखिए कितना उल्टा बोल रहा है, बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। भाई गिरा कौन है, दीवार गिरा है, और दबा कौन है, कल्लू बनिया की बकरी। तो ये देखिए बोलने का तरीका लगे ऐसी भाषा से लगे कि राजा मूर्ख है। क्यों बे कोतवाल तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली, कि गडेरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेचा। भेड़ थोड़ी ना बेचा था, उसने क्या बेचा था। देखिए ये ऐसे है, इससे पता चल रहा है ना कि वो मूर्ख है, उसको कुछ समझ नहीं है। अगली बात, उसकी मानसिक अस्थिरता, अविवेक और बुद्धि अनियंत्रण को प्रकट करता है। भारतेंदु ने नाटक के विभिन्न पात्रों के लिए जिस प्रकार की भाषा चुनी है वह अत्यंत प्रभावशाली है। इसलिए अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने कल के वीडियो अपलोड किया था और मैंने कहा था कि बड़े बड़े आलोचकों, समीक्षकों या लोगों का कथन आपको नोट करना है, तो वो ऐसे लिखते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे, इसलिए गिरीश रस्तोगी ने इस विषय में लिखा, नितांत हरकत भरी जीवंत सक्रिय भाषा उच्चारित शब्दों की ध्वनियों और लयों का सौंदर्य लिए हुए मिलती है। ये जब आप लिखेंगे तो लगेगा कि आपने इसके बारे में पढ़ा है। अंधेर नगरी की भाषा शैली सरल, सरस, भावपूर्ण, पात्रानुकूल और जनता की शैली है। इसमें सहजता और स्वाभाविकता विद्यमान है। डॉक्टर सत्येंद्र तनेजा ने इस विषय में लिखा है कि अंधेर नगरी की खड़ी बोली और ब्रजभाषा का तेवर बिल्कुल भिन्न परंतु नया है। तो समझ में आया आपको। अगला पॉइंट है तुकबंदियों से युक्त संवादात्मकता। तुकबंदियों का प्रयोग किया है। जैसे क्यों बे भिस्ती गंगा जमुनी की कश्ती, तो ये क्या है, यहाँ पे तुकबंदी मिल रही है। क्यों बे कसाई मशक ऐसी क्यों बनाई, कि दीवार लगाई बकरी दबाई। तो तुकबंदियों का प्रयोग भी किया है। गद्य में भी तुकबंदियों का प्रयोग किया है, जिससे कि जब दर्शक देखेगा नाटक तो उसको हंसी भी आए, उसको मजा आए। और खासतौर पे इस नाटक को हम अगर बात करते हैं रंगमंचीयता की दृष्टि से या अभिनेता की दृष्टि से तो काफ़ी सफल नाटक माना जाता है। वास्तव में तत्कालीन परिस्थितियों में भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी की भाषा शैलीपूर्ण रूप से अनुकूल है। प्रत्येक दृष्टि से यह प्रभावशाली और वांछित उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ है। नाटककार ने अंग्रेज शासक को प्रतीकात्मकता के द्वारा प्रस्तुत किया और उसे फांसी पर चढ़ाकर अपना क्रोध प्रकट किया, और अनुकूल भाषा शैली के माध्यम से अपनी राष्ट्रीयता की भावना को मुखरित कर दिया। तो ये खास बात है, इसकी भाषा शैली पर हमने चर्चा की। तो दोस्तों अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के इस सेगमेंट पे। इसके पहले भी हमने भी एक प्रश्न देखा है। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को अगर आप समझ लेते हैं तो आप चंद्रगुप्त नाटक के बारे में भी जब आपको लिखने को मिलेगा, उसकी अभिनयता या रंगमंचीयता, तो इसके माध्यम से आप उसको भी लिख सकते हैं। कम से कम इसमें आपको ये पता चलेगा कि लिखते किस तरीके से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता की दृष्टि से अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा कीजिए। अभिनेता क्या है इसके बारे में आप समझिए।
किसी नाटक को लिखने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि मंच पर उस नाटक का सफलतापूर्वक मंचन किया जा सके। भारतेंदु युग की बात करें तो उस समय रंगमंच का कोई आधार नहीं था। पारसी थिएटर वगैरह की बातें चलती थीं और पारसी थिएटर की कंपनियों में ऐसा होता था कि वे सस्ता मनोरंजन का साधन थी। हालांकि रंगमंच के इतिहास में पारसी थिएटर की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, और ख़ास तौर पे जब हम बात करें व्यावसायिक थिएटरों की या व्यावसायिक मंचों की बात करें तो पारसी थिएटर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि सांस्कृतिक दृष्टि से वे नाटक जो होते थे, पारसी थिएटर के नाटक, वे लटके झटके से भरपूर हुआ करते थे। अश्लीलता होती थी, भौंडे संवाद होते थे और बहुत ज़्यादा सजावट होती थी। लेकिन एक खास देन भी थी पारसी रंगमंच की, और पारसी थिएटर ने ही पर्दे की प्रथा को शुरू किया। जो पर्दा गिरता है ना नाटक के बीच में, उसकी शुरुआत पारसी रंगमंच से ही हुई है। तो पारसी रंगमंच ने बहुत कुछ दिया है, मगर उसकी कुछ अपनी सीमाएं भी रही हैं। तो उस समय पारसी रंगमंच ही चलता था, लेकिन भारतेंदु ने हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देश प्रेम को बनाकर अपने नाटक लिखे ही नहीं बल्कि उसे मंच पर अभिनीत कराने का प्रयत्न भी किया था। तो भारतेंदु का एक ये भी योगदान है रंगमंच के विकास में कि सस्ते मनोरंजन से नाटकों को दूर करके एक संस्कारी नाटक और मनोरंजन और उपदेश का मिश्रण जिस नाटक में हो, ऐसे नाटकों का श्रेय भारतेंदु को जाना चाहिए और जाता है। आगे बढ़ते हैं। अशिक्षितों, गांववासियों और सामान्य लोगों के लिए की, ताकि सीधी सादी भाषा में सीधे प्राख्यान को सरलता से लोग समझ सकें। अंधेर नगरी की रचना नेशनल थिएटर के लिए एक ही रात में की गई थी और उसे मंचित भी किया गया था। उनका मानना था कि नाटक का रंगमंच से सीधा संबंध है। यदि कोई नाटक मंच के लिए उपयुक्त नहीं है तो नाटक की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। ये भारतेंदु के अपने विचार थे। अभिनेता किसी नाटक का अनिवार्य गुण है, क्योंकि इसी के द्वारा सभी प्रकार के आनंद की प्राप्ति संभव हो सकती है। इसी विचार को मन में रखकर भारतेंदु ने नाटक लिखे थे और निर्देशित किए थे और स्वयं अभिनय भी किया था। भारतेंदु नगरी अभिनेता की दृष्टि से अंधेर नगरी अभिनेता की दृष्टि से अत्यंत सफल रचना है, जिसे नौटंकी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक प्रहसन है जिसमें गूढ़ार्थ व्यंग भरे हुए हैं। हमने पहले बात की है व्यंग्यात्मकता की। अब देखिए क्या है, इस नाटक की सारी घटनाएं एक दूसरे से बंधकर समग्रता और पूर्णता की ओर बढ़ती हैं। इन घटनाओं तथा नाटक के कथावस्तु में दोष विद्यमान नहीं है और अभिनेता की दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताएं इस नाटक में विद्यमान है। पहली विशेषता, उपयोगी कथानक। इसका जो कथानक है वो उपयोगी है। अंधेर नगरी का कथानक निश्चित ही सुविचारित योजना का परिणाम है। लेखक ने अपने युग के लोगों की शिक्षा, मनोवृत्ति और रुचियों को ध्यान में रखकर इस नाटक का कथानक अति सरल और लघु आकार का निश्चित किया था। इसके अब पूरी कथानक के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, कथानक आपको पहले से पता है, तो आप कथानक में वो बातें लिख सकते हैं कि दो चेले अपने गुरु के साथ प्रवेश करते हैं, गोवर्धन दास लालच में आ जाता है, उस शहर में रह जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। उपयोगी अंक योजना। अंधेर नगरी में 6 अंक हैं और काफ़ी छोटे छोटे हैं, अलग अलग स्थानों के आधार पर बांटा गया है। हर अंक एक दूसरे अंक से जुड़ा हुआ है जिससे गति मिलती है। अंतिम अंक जो है वो नाटक के चरम उत्कर्ष का अंक है, वहीं पर जाके पता चलता है और वहीं पर वो जो मूर्ख विवेकहीन चौपट राजा है वो स्वयं को फांसी लगा लेता है। और चौपट राजा के इस निर्णय से दर्शकों में एक बड़ी खुशी होती है और बड़ा हंसी का माहौल होता है कि कितना मूर्ख व्यक्ति है कि स्वयं राजा होते हुए स्वयं अपने आप को ही उसने फांसी दे दी। फिर और भी इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मोटे गर्दन के कारण गोवर्धन दास को फांसी दे देना, कोतवाल को बिना मतलब के फांसी दे देना, जो प्रशासनिक व्यवस्था का हेड है उसे ही फांसी दे देना। तो इस तरह की चीज़ है, इसमें कथानक में कहीं भी शिथिलता नहीं आती है। फिर बात करें गतिशील दृश्य विधान। अंधेर नगरी का दृश्य विधान निरंतर परिवर्तनशील है। ध्यान में देखिए तो 6 अंक नहीं है बल्कि 6 दृश्य विधान है और सभी दृश्यों को पर्दे बदलकर बहुत तेजी से बिना देर किए प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा पर्दा गिरा के और आधा घंटा तक आप मंच सजा रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। बड़े सामान्य सी चीज पे बड़े आसानी से कुछ ही मिनटों में दृश्य बदलने का कार्यक्रम किया जा सकता है। ये खासियत है इस नाटक की। इस नाटक की कथा वस्तु जो है वो भी निरंतर परिवर्तनशील दृश्य विधान की गई तकनीक पर आधारित है, जिसमें न तो लंबे अंक हैं और न ही स्टेज संवारने के लिए लंबा वक्त लेना पड़ता है। बड़ी आसानी से दर्शकों की रुचि भी है और स्टेज को बहुत आसानी से सजाया जा सकता है। पात्रों की संख्या की बात करें तो बड़ी सीमित पात्र संख्या है। हालांकि पात्रों की संख्या तो बहुत अधिक है, मगर जो पात्र हैं जैसे कि कुंजाड़िन है, नारंगी वाली है, पाचक वाला है, ये जो पात्र हैं इन पात्रों का महत्व है, मगर कुछ समय के बाद ये मंच से चले जाते हैं। बाजार के दृश्य में ही पात्रों की भरमार होती है। बाजार के दृश्य के पश्चात मात्र 3 ही 4 प्रमुख पात्र हैं। एक तो राजा स्वयं है, एक गोवर्धन दास है, एक महंत जी है।
समझ में आ गई आपको बात। तो इन तीनों के बारे में ही तो यथार्थ की प्रस्तुति के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। यदि राजा चौपट उस समय के रजवाड़ों का प्रतिनिधि है तो महंत जी और गोवर्धन दास धार्मिक वृत्तियों और ढोंगी मानसिकता के प्रतिनिधि हैं। इस तरह से आप देखिए तो पात्रों की सीमित संख्या से जो दर्शक है उसको भी मजा आता है और दर्शक के साथ नाटक अपनी तारतम्यता में आ जाता है। रंग सूत्र की बात करें, रंग सूत्र समझिएगा क्या है। भारतेंदु का सीधा संबंध रंगमंच से था। वह केवल नाटककार ही नहीं थे बल्कि निर्देशक भी थे और यदा कदा वे स्वयं अभिनय भी किया करते थे। इसलिए मंच की बारीकियों का उनको ज्ञान था और मंच की बारीकियों का यदि ज्ञान है आपको तो आप नाटक लिखेंगे तो उसमें रंग संकेत देंगे कि अब क्या होगा, अब कैसे करना है। तो रंग संकेत जो है ये कुशल निर्देशक की तरह लेखक ने स्वयं ही दे दिया है। अब रंग संकेत समझिए क्या है। जैसे जब आप एक नाटक का स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा दिया होगा कि राजा प्रवेश करता है और राजा प्रवेश करता है, फिर उसके साथ ये भी दिया होगा कि उसके किनारे किनारे से कुछ और चीज़ें आ रही हैं, या फिर राजा बैठा हुआ है और कुछ लोग पंखा हिला रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये रंग संकेत है, बताता है कि किस तरह से अब आगे प्रोसेस होगा। तो रंग संकेत यदि नाटक में लेखक ने स्वयं लिख दिया हो तो निर्देशक के लिए बड़ा काम आसान हो जाता है। तो ये बात है यहाँ पे, ये एक खास बात है। चरित्रानुकूल वेशभूषा और नाटकीय प्रभाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने स्थान स्थान पर विशेष शब्दों का प्रयोग किया। जैसे महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। अब इसके बाद निर्देशक समझ गया, जो निर्देशन करेगा कि हाँ गाना लगाना है और वो गाते हुए आएंगे। गाते हुए सब जाते हैं, मतलब अब जो भी गायक, जो भी उसमें पात्र हैं, सब पात्र धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं मंच से और गाना चल रहा है। कुंजारिन के पास जाकर, इसका मतलब कुंजारिन के पास वो व्यक्ति गया है और जाके अब बोलेगा। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। अब ये पूरा दृश्य दिख रहा है ना आपको, क्यों मिठाई तोल रहा है, ये मिठाई ले रहा है, ये गा रहा है और जा रहा है। इसको कहते हैं रंगसूत्र या रंग संकेत। तो इस तरह से बहुत सारे हैं उदाहरण, आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिया होगा। प्रभावपूर्ण संवाद योजना है। अंधेर नगरी की जो संवाद योजना है बड़ी प्रभावशाली है। कैसे है तो देखिए, छोटे छोटे संवाद हैं। जब नाटक में छोटे संवाद होते हैं तो प्रभाव होता है, जब बड़े संवाद होते हैं तो बोरियत होती है। पद्यात्मकता और गद्यात्मकता का मिश्रण है तो इससे भी एक अनुभूति होती है आनंद की। इसके अलावा हर एक संवाद चुटीलेपन और व्यंग से परिपूर्ण है, लाक्षणिकता के गुणों से भरपूर है। संवाद कहीं भी बोरियत महसूस नहीं कराते हैं। पात्र जब दर्शक जब इस नाटक को देखते हैं तो उनको बोरियत नहीं लगती है बल्कि उन्हें आनंद आता है। यह होना चाहिए अभिनेता का गुण है। गीत योजना की बात करें तो भारतेंदु नाटकों में गीतों की योजना का प्रचलन था, क्योंकि पारसी थिएटरों का मुकाबला करना था। देखिए, पारसी थिएटरों में भौंडे संवाद और अश्लीलता और साथ साथ गीत भी थे। अब अगर पारसी थिएटर के समानांतर आपको एक नया थिएटर खड़ा करना है तो दर्शकों को खींचना होगा, और दर्शकों को खींचने का एक उपाय है कि आप उसमें गीत डाल दीजिए। जब आप गीतों का प्रयोग करेंगे नाटकों में तो दर्शक खींचे हुए आएंगे। तो ये खासियत दिखती है भारतेंदु के नाटकों में। पारसी थिएटर से मुकाबला करने के लिए भी उन्होंने गीत रचे और नाटकों में गीत दिए, और बहुत सारे गीत हैं इस नाटक में। और जो गीत इस नाटक में हैं वो बड़े सरल शब्दों में हैं और भारतेंदु की व्यंग्य प्रधान शैली के वह प्रतिनिधि करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा था ये आप नोट कर लीजिए इस कोटेशन को, और जब भी आप उत्तर लिखिएगा तो इसको जरूर आप ऐड करिएगा। इससे बड़ा महत्व होगा आपके उत्तर में, इससे एक अलग तरह का देखने को मिलेगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु के गीत और हास्य भरे वाक्य लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं और उनकी प्रहसन कला यहाँ अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। छोटा सा ये स्टेटमेंट है मगर याद कर लीजिएगा तो फायदे में रहेंगे। पहले अंक में महंत जी और उनके चेले राम नाम का स्मरण लयात्मकता में करते हैं, तो पांचों अंक में गोवर्धन दास तत्कालीन परिस्थितियों को लय में प्रस्तुत करता है। गीत सरल हैं, आपको पता है। अभिनय भाषा शैली की बात करें, नाटक की सफलता का दायित्व तो बहुत हद तक उसकी भाषा शैली पर निर्भर करता है। यदि भाषा क्लिष्ट है, भाषा समझ में नहीं आ रही है, भाषा में दार्शनिकता का बहुत अधिक पुट है तो दर्शक बोरियत महसूस करेगा। यदि भाषा सरल है, सुग्राह्य है, मुहावरे और लोकोक्तियों के साथ उसमें प्रवाह है, उसके साथ साथ व्यंग्यात्मक शब्दों के साथ उसमें चुटीलापन बना हुआ है, तो उससे क्या होगा, लोग उसको पसंद करेंगे। जैसे आप उदाहरण देखिए, भिक्षा उच्छा, इसका प्रयोग करिए। उसके बाद जो है सो, बाल भोग सिद्ध हो, नारायण सब समर्थ हैं, अरे बच्चा, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रायः संत महात्माओं के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा कबाब, चूरन, भाजी, मछली, इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया है, अलग अलग ढंग से प्रयोग किया गया है। इस जो बेचने वाले लोग हैं उन लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया है। तो पात्रानुकूल भाषा हम कह सकते हैं। उपदेशात्मक स्वर भी है इसमें, जो दर्शक और पाठक को प्रभावित करता है एक ज्ञान देने के लिए।
फिर हम बात करें अंत में कंक्लूजन की, तो लिख सकते हैं कि वस्तुतः अंधेर नगरी अभिनेता की दृष्टि से पूर्ण रूप से सफल रचना है, जिसका एक बार नहीं बल्कि अनेक बार मंचन हो चुका है और तत्कालीन परिवेश को उजागर करने में सक्षम यह नाटक आज भी हमारे युग को उजागर करने में पूरी तरह से समर्थ है। इसलिए वर्तमान में भी नाटककार बार बार इसे अभिमंचित करने के लिए प्रयत्नशील होते रहते हैं। दोस्तों, ये अंधेर नगरी नाटक पर जो मैंने 5 वीडियो बनाए हैं, मुझे लगता है कि ये 5 वीडियो आपके लिए पर्याप्त होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक हिंट देता हूं। अंधेर नगरी नाटक से गोवर्धन दास का चरित्र चित्रण, चौपट राजा का चरित्र चित्रण और महंत जी का चरित्र चित्रण एक बार आप लोग जरूर ध्यान देके पढ़ लीजिएगा। बाकी मेरी ओर से यह नाटक पूरी तरह से कंप्लीट आज होता है, और अगर इससे प्रश्न आएगा तो ये 5 वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि आप इस प्रश्न को अवश्य कर लेंगे। बस ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में पूछा क्या है और आपको क्या चीज उठाना है, आंसर में क्या लिखना है। प्रासंगिकता पूछा है या ये पूछा है कि उस युग का यथार्थ है, तो आपको उससे जोड़कर लिखना है, जो कि मैंने पहले ही कथासार में और प्रासंगिकता सार्थकता वाले वीडियो में बताया है। यदि आप बीपीएससी के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो 916904 ये मिनट चल नहीं रहा है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो जाती है कभी कभी। 41691 पे व्हाट्सएप करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस किसी भी कोर्स से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे मंथली आंसर राइटिंग के प्रोग्राम है यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए, और बीपीएससी के लिए हमारा पूरी तरह से 67th बीपीएससी को डेडिकेटेड एक बैच है, जिसमें हम 65 दिन का आंसर राइटिंग कोर्स चलाया गया है, और उसको आप देखकर उससे आप प्रैक्टिस करके अपने उत्तर लेखन में सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस एक रिक्वेस्ट है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो हमारा भी मोटिवेशन हो, क्योंकि 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग देखते हैं तो थोड़ा सा मन में होता है कि ये आधे घंटे की जो मतलब मेरी मेहनत है, और फिर पसीने से देख ही रहे हैं आप, तो कृपया ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम बात करेंगे अगले वीडियो से चंद्रगुप्त नाटक के बारे में। संभवतः चंद्रगुप्त नाटक को पहले समाप्त कर लेते हैं, नाटक का एक पोर्शन समाप्त हो जाएगा, फिर आगे उपन्यास वगैरह पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम से जुड़ जाइए।